यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल टीम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सम फंक्शंस ऑफ नंबर थ्योरी। हम 4 चैप्टर कर चुके हैं नंबर थ्योरी में। आज हम 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सम फंक्शंस ऑफ नंबर थ्योरी। इस चैप्टर के अंदर आप फंक्शंस देखोगे जो कि नंबर थ्योरी से रिलेटेड है। एक फंक्शन जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट इज एल्डर फंक्शन। नाउ इसके अंदर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस चैप्टर में और डिवाइजर फंक्शन, सिग्मा फंक्शन, मोबियस फंक्शन, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम जस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स देखेंगे। देन हम देखेंगे कि आपको n फैक्टोरियल दिया हो, किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल दिया हो, उसमें से आपको किसी प्राइम की हाईएस्ट पावर निकालनी हो तो आप कौन से फॉर्मूले का यूज करोगे, उसका प्रूफ हम करेंगे। देन उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। फर्स्ट वन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, पीछे जैसे कि लगा हुआ है फंक्शन, यानी फंक्शन तो है। ठीक है, इसकी नोटेशन ऐसे होती है, ये जो फंक्शन है जैसे कि हम यूजुअल एफ से जो से डिनोट करते हैं, एफ की जगह हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है फंक्शन है, डोमेन भी होगी ऑब्वियस है और को डोमेन भी होगी। इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर्स होती हैं और जो को डोमेन होती है वो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। ठीक है, मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है दिस इज ए फंक्शन जिसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर होगी और जो ये को डोमेन है वो इंटीजर होगी। अब बात आती है कि इमेज किस तरीके से निकालता है। ऑब्वियसली कि इमेज अपने डोमेन के ही एलिमेंट की निकालेगा और डोमेन कैसी है, रियल नंबर का सेट। तो हमने कोई भी एक रियल नंबर ले लिया, ठीक है, तो इसकी इमेज ग्रेटेस्ट फंक्शन के अंडर दिस इज इक्वल टू, आपको क्या लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन इक्वल टू x। मतलब x कोई भी रियल नंबर है, आपको ढूंढना है कि उससे छोटे कौन कौन से इंटीजर्स पॉसिबल हैं। उन इंटीजर्स में से आपको सबसे बड़ा ढूंढना है कि कौन सा इंटीजर होगा। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। जैसे कि नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब उससे लेस देन इक्वल टू इंटीजर और उनमें सबसे बड़ा जो आंसर आएगा ये इसकी इमेज बन जाएगी। जैसे कि एग्जांपल करते हैं, मान लो आपको दिया हो 5.4, तो कह रहे हैं कि 5.4 से छोटे इंटीजर्स लेने हैं। तो 5.4 से छोटे कौन से हैं, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, इनफाइनाइट है। लेकिन उनमें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट वर्ड है, तो उनमें सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है, 5। तो 5.4 का आंसर कितना आ जाएगा, 5। जैसे 5.9 है, इसका आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो क्या कह रहे हैं, 5.9 से छोटे इंटीजर्स ढूंढो। तो 5.9 से छोटे इंटीजर्स कौन से होंगे, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, इनफाइनाइट होंगे। लेकिन उनमें सबसे बड़ा, तो उनमें सबसे बड़ा कौन है, 5। तो 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब करते हैं जैसे 0.01 है, तो 0.01 से छोटे इंटीजर कौन से होंगे, 0 हो गया, -1, -2, -3, -4। लेकिन उनमें सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है, 0 है, तो ये इसकी इमेज आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि ये ले लेते हैं माइनस में सपोज 1.2, तो कह रहा है कि -1.2 से छोटे इंटीजर, तो -1.2 से छोटे इंटीजर -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। और इनमें सबसे बड़ा कौन है, -2 है, तो -1.2 का आंसर आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो आप चेक करियो कि मतलब देख सकते हो कि आंसर जो है वो इंटीजर ही आएगा और जो इमेज होती है वो कोडोमेन में जाती है, मतलब जो इसकी कोडोमेन है वो सेट ऑफ इंटीजर्स बनेगी। ऑब्वियस है जो ये फंक्शन है 1 नहीं होगा, क्योंकि आप चेक कर रहे हो कि 5.4 है, इसकी इमेज भी 5 आ रही है, 5.9 है, इमेज क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो एलिमेंट्स तो डिफरेंट हैं बट दोनों की इमेज सेम आ रही है। इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो 1 नहीं होता। अब नेक्स्ट होता है कि ग्रेटेस्ट फंक्शन, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसे फ्लोर फंक्शन भी बोला जाता है। फ्लोर फंक्शन या फिर ब्रैकेट फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, ठीक है,
या फिर ब्रैकेट फंक्शन। ब्रैकेट फंक्शन जो फ्लोर फंक्शन है, मतलब इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन ऑप्ट की गई है, आगे हायर क्लासेस में देखोगे ये वाली होती है, ठीक है। मतलब जैसे कि आप निकालना है माइनस में 0.3, इसका आंसर हमें पता है कितना आने वाला है -1। दिस इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.3 ही पूछा गया है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहो या फिर फ्लोर फंक्शन कहो। नेक्स्ट है सिल फंक्शन। एक होता है सिल फंक्शन। सिल फंक्शन में क्या होता है, उल्टा होता है, सीलिंग फंक्शन भी बोला जाता है, इसमें उल्टा होता है। ग्रेटेस्ट में तो हम क्या कर रहे थे, उससे छोटे ढूंढ रहे थे, सिल में हम क्या करेंगे, इससे बड़े इंटीजर ढूंढेंगे। ग्रेटेस्ट में हम क्या कर रहे थे, उससे छोटों में से सबसे बड़ा, इसमें हम क्या करेंगे, उससे बड़े उनमें सबसे छोटा। मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर आप 5.4 ले रहे हो, 5.4 सिल की नोटेशन की बात करते हैं, पहले सिल की नोटेशन ऐसे होती है, ठीक है, ये सिल की नोटेशन है। तो आपको सिल फंक्शन के अंडर इमेज निकालनी हो, मान लो 5.4 की, तो कह रहा है कि 5.4 से बड़े, इस बार आपको छोटे नहीं देखने, इस बार आपको बड़े इंटीजर्स देखने हैं। तो बड़े कौन से हो गए, 6, 7, 8, 9, 10, इनफाइनाइट है, लेकिन उनमें सबसे छोटा कौन आ गया, 6 आ गया। अब जैसे कि ये लेते हैं, सपोज माइनस का 1.2, ठीक है, माइनस का 1.2, तो -1.2 से बड़े इंटीजर कौन से होंगे, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सोन। लेकिन उनमें सबसे छोटा, तो उनमें सबसे छोटा कितना है, -1। आप चेक कर सकते हो, जो 1.2 था उसका फ्लोर फंक्शन के अंडर जो था -1.2, इसकी फ्लोर फंक्शन के अंडर तो इमेज आ रही थी -2, बट सिल फंक्शन के अंडर इमेज आएगी -1। फ्लोर में क्या करते हो, उससे लेस देन इक्वल टू इंटीजर्स देखते हो, और उनमें सबसे बड़ा। सिल में क्या करते हैं, उनसे बड़े इंटीजर्स देखते हैं, और उन इंटीजर्स में सबसे छोटा आप ढूंढते हो, उसे हम बोलते हैं सिल फंक्शन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है कि अगर मान लो x जो है, सपोज अगर x इंटीजर है, अगर x इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो x के ही बराबर आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप लेस देन इक्वल वाले लेते हो, मतलब या तो लेस वाले लोगे या फिर इक्वल वाले भी ले सकते हो। तो अगर x इंटीजर है, जैसे कि 5 इंटीजर है, तो 5 से लेस देन इक्वल टू सबसे पहला, मतलब सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आएगा, 5 ही आएगा। मतलब 5 से लेस देन इक्वल वाले कौन से हैं, 5, 4, 3, 2, 1, काफी सारे हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है, 5। तो यानी अगर एक नंबर इंटीजर है तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर उसी के बराबर आ जाएगा। सेम सिल फंक्शन भी, इसका जो है सिल फंक्शन के अंदर इमेज भी इसकी कितनी आ जाएगी, 5 ही आ जाएगी। सिल फंक्शन, यहाँ सिल फंक्शन की आएगी, तो ये भी कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। मतलब अगर एक नंबर इंटीजर है तो उसकी इमेज सिल फंक्शन के अंदर, फ्लोर फंक्शन के अंदर वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर एक नंबर इंटीजर नहीं है, मतलब कोई भी हमने रियल नंबर ले लिया, तो किसी भी रियल नंबर को आप क्या लिख सकते हो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस में उसका रियल जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट को इस तरीके से नोटेशन दी जाती है। हम हमारे इसमें पूरे जो चैप्टर है इसमें आर से नोटेशन देंगे, और आर की वैल्यू क्या होती है, 0 हो सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो 1 नहीं होगा, वो 1 से आपको स्ट्रिक्टली लेस ही मिलेगा। क्यों, जैसे कि हम करते हैं 4.9, तो 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें पता है कि 4, बच गया कितना, 0.9। मतलब फ्रैक्शनल अलग कर, फ्रैक्शनल पार्ट अलग कर दिए हैं और इंटीजर पार्ट अलग कर दिया है, तो r की वैल्यू 1 से स्ट्रिक्टली लेस है, ठीक है। अब जैसे कि और ले लिया, सपोज 4.9 है, और जैसे कि मान लो 4.1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस में 0.1, ठीक है। अगर नंबर इंटीजर है, नंबर इंटीजर है, तो उस केस में r क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, 0 प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन 1 से आपको स्ट्रिक्टली लेस मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियस है अगर मान लो r 1 से बड़ा हो जाए, ठीक है, मतलब कोई आप नंबर कर रहे हो, सपोज ये ले रहे हो 5 पॉइंट, सपोज ये 5 आ रहा है, मान लो एक नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आ रहा है, और r आपने ले लिया 1.6 ले लिया, तो दिस इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, 6.6 भी लिखा जा सकता है, इसको 6 प्लस में 0.6 लिख सकते हैं, मतलब ओवरऑल एक r ऐसे में तोड़ सकते हैं
जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट बनेगी, ठीक है। और जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा उसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0 और वो 1 से स्ट्रिक्टली लेस ही रहेगा। तो एक रियल नंबर को आप लिख सकते हो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट प्लस में उसका जो ये बचा है फ्रैक्शनल पार्ट, दैट इज ये, इसको या आर से भी नोटेशन दे सकते हो। और आर की वैल्यू 0 से लेस देन 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी और बट स्ट्रिक्टली लेस देन क्या होगी 1 होगी, ठीक है। आर को हम बोलेंगे दिस इज अ फ्रैक्शनल पार्ट। अब हमें पता है कि डिवीजन एल्गोरिथम से अगर ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है तो डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं कि एक क्वोशिएंट ढूंढ सकते हो और एक क्या ढूंढ सकते हो, रिमाइंडर ढूंढ सकते हो, जहां रिमाइंडर क्या होता है नॉन नेगेटिव होता है और बी से क्या होता है छोटा। अगर आप बोथ साइड बी से डिवाइड कर दो, गिवन है कि ए बी दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, ऑब्वियस है कि बी नॉन जीरो होगा, तो आप बी से डिवाइड कर सकते हो। तो ए बाय बी कितना आ जाएगा, क्यू प्लस में आर बाय में बी आ जाएगा। तो आप चेक कर सकते हो आर बाय में बी जो है वो 1 से क्या मिलेगा आपको छोटा, लेकिन नॉन नेगेटिव ही मिलेगा, ठीक है। तो यानी ए बाय बी ये जो हो गया दिस इज क्यू, मतलब क्यू जो है हमें पता है कि इंटीजर होता है, आर बाय बी इंटीजर बाय ये इंटीजर है नॉन जीरो, तो ये आपको एक रैशनल नंबर मिलेगा। तो मतलब ये इसका और इसकी वैल्यू 0 से लेकर के 1 आ गई। अब हमें पता है कि आर में जो इस साइड ऐड होता है, मतलब जो ये चीज ऐड होती है वो इस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर ही बनता है, बट आर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। तो ये जो नंबर है आर बाय बी 0 और 1 के बीच में है, यानी जो चीज बची है वो इसका क्या मिलेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यानी ए बाय बी का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ढूंढोगे वो क्या आएगा, क्यू। इसको एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज 8 है, 8 को आप 5 से डिवाइड करने वाले हो, तो 5 से जब डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर क्वोशिएंट आएगा वो तो आ जाएगा 1 और रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो कहते हैं कि बोथ साइड 20 से डिवाइड कर दो, यानी 8/5 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस में क्या हो गया 3/5। तो कह रहे हैं कि जो क्वोशिएंट आया है ना वही ए बाय बी का क्या होगा, इंटीजर पार्ट। चेक भी कर सकते हो 8/5 यानी 1 पॉइंट समथिंग और 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। मतलब जो क्वोशिएंट है वही ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा किसका, ए बाय बी का, ठीक है। अब नेक्स्ट है कुछ थ्योरम्स हैं जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, मतलब कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स से रिलेटेड है। रिजल्ट क्या कह रहे हैं कि x और y, सपोज x एंड y बी एनी टू रियल नंबर, x और y कोई दो रियल नंबर ले लिए, ठीक है, x और y सपोज बी एनी टू रियल नंबर, then the following result hold। पहला रिजल्ट कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिस इज लेस देन इक्वल टू x बट स्ट्रिक्टली लेस किससे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x से प्लस में 1 से, ठीक है। मतलब कहता है कि इक्वल हो सकते हैं ग्रेटेस्ट के या उससे बड़ा भी हो सकता है, बट स्ट्रिक्टली लेस होगा किससे, ग्रेटेस्ट x प्लस में 1 से। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m where m is any integer, where m is any integer, any integer, ठीक है। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y दिस इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y दिस इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस में 1। फोर्थ पार्ट कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x दिस इज इक्वल टू 0 इफ x इज एन इंटीजर एंड दिस इज -1 इफ x इज ए नॉन इंटीजर, मतलब अगर x इंटीजर ना हो, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है, तो सबसे पहला पार्ट प्रूव करते हैं। क्या दिया हुआ कि हमें प्रूव करना है जो x है अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर के बीच में और ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक ऐड कर दो, मतलब उससे नेक्स्ट इंटीजर के बीच में, यानी जो कंजक्टिव इंटीजर्स हैं इनके बीच में लाई करेगा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो हमें पता है कि कोई भी रियल नंबर हो उसे आप लिख सकते हो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस में उसका फ्रैक्शनल पार्ट, और जो फ्रैक्शनल पार्ट की खास बात है ये नॉन नेगेटिव होगा और 1 से स्ट्रिक्टली क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। अब r देखो 1 से स्ट्रिक्टली लेस है, वो साइड आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऐड कर दो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस r दिस इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में क्या हो गया 1।
और ये क्या है, x ही तो है, तो यानी x इज स्ट्रिक्टली लेस देन किससे आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में 1। तो एक साइड तो यही थी, ये हमारी निकल रही है। अब हमें प्रूव करनी है ये वाली साइड। अब आप देखो r दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोथ साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐड कर दो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस r दिस इज ग्रेटर देन 0 प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ये कितना है, x है, और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो x जो है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू अपना जो इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, बट दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन इंटीग्रल पार्ट, प्लस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 5.8 है, तो कह रहे हैं कि 5.8 जो है वो 5 और 6 के बीच में लाई करेगा, तो इसका इंटीजर पार्ट 5 है, और ये जो है 5 प्लस 1 6 है, तो ऑब्वियस है कि 5 और 6 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। इवन ये यहाँ पर इक्वल भी नहीं है, अगर ये इंटीजर आ जाए तो उस केस में ये इक्वल आ जाएगा, अगर ये इंटीजर नहीं है तो स्ट्रिक्टली लेस आ जाएगा। अब नेक्स्ट सेकंड रिजल्ट है, सेकंड रिजल्ट क्या कह रहा है कि x प्लस में m वेयर m इज एनी इंटीजर, यहाँ x इंटीजर है, x कोई भी रियल नंबर है, इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कहते हैं कि दोनों को आप ऐड कर दो, फिर ग्रेटेस्ट लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज उसका इंटीग्रल पार्ट, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस में क्या हो जाएगा, m। एग्जांपल से समझते हैं पहले इसको, सपोज x ले लिया 5.7, m कह रहे कि कोई भी इंटीजर, सपोज 3, तो कहते हैं कि x प्लस m करो, तो x प्लस m दिस इज इक्वल टू 8.7। फिर कहते हैं कि उसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लो, यानी x प्लस m का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया, 8, तो कहते हैं कि दिस इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर ऑफ x प्लस में m के बराबर होना चाहिए। तो चेक कर सकते हो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इंटीग्रल पार्ट है x का वो कितना हो गया, 5 ही हो गया, और m जो है वो कितना हो गया, 3, तो आंसर कितना आ गया, 8, तो दोनों चीज इक्वल होगी। तो अब हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो अब हमें पता है कि एक नंबर है रियल नंबर, उसको आप लिख सकते हो उसका इंटीग्रल पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट, जहां फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू नेगेटिव होगी और 1 से क्या होगी, स्ट्रिक्टली लेस। अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है तो जो साथ में ऐड होती है वो चीज क्या बन जाएगी, उसकी इंटीग्रल पार्ट बनेगी, ठीक है। अब हमें बोथ साइड क्या करना है, m ऐड करना है, तो x प्लस m दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस m प्लस में r। अभी भी r तो क्या है, 0 से 1 के बीच में ही है, यानी ये फ्रैक्शनल पार्ट ही है। तो हमें पता है कि किसी भी नंबर को आप क्या लिख सकते हो, उसका इंटीग्रल पार्ट प्लस में उसका जो रिमाइंडर की जगह कह सकते हैं कि उसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट तो सेम ही है क्योंकि ये इंटीजर है, तो यानी फ्रैक्शन में तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। आप चेक कर सकते हैं, जैसे 5.7 है, ये 3 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट सेम ही रह गया है, मतलब 0.7 ही रह गया है। तो r तो आपका सेम ही रह गया, लेकिन जो r के साथ में जो चीज ऐड होती है वो उसका इंटीग्रल पार्ट होती है, दैट इज उस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर होती है, यानी उस नंबर का दैट इज x प्लस m का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगी जो चीज r में ऐड हो रही होगी, जहां r नॉन नेगेटिव होगा, 1 से छोटा होगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में m, ठीक है। x कोई रियल नंबर है तो उसको आप उसका इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट लिख सकते हो। बोथ साइड हमने m ऐड कर दिया, फ्रैक्शनल पार्ट सेम ही रहने वाला है, ऑब्वियस है कि इंटीजर में चेंज होगा क्योंकि ये इंटीजर ओवरऑल ये इंटीजर बच गया और ये फ्रैक्शन में ही रह गया जहां 0 से 1 के बीच में ही है। तो जो चीज फ्रैक्शन में ऐड हो रही है वो उसका क्या बनेगा, इंटीग्रल पार्ट बनेगा, यानी x प्लस m का इंटीग्रल पार्ट दिस इज इक्वल टू ये बन गया, यानी ग्रेटेस्ट x प्लस में m। तो ये था रिजल्ट। अब नेक्स्ट रिजल्ट है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट, मतलब कहते हैं कि दो नंबर्स को आप ऐड करो देन ग्रेटेस्ट लो, या फिर पहले ही दोनों का ग्रेटेस्ट ले लो फिर ऐड करो। ये जो है लेस देन इक्वल आएगा किससे, ग्रेटेस्ट x प्लस y से, और ये लेस देन इक्वल टू आएगा ग्रेटेस्ट x प्लस ग्रेटेस्ट y प्लस में 1 से, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है, तो देखो कैसे करोगे, x है कोई रियल नंबर है, आप कैसे लिख सकते हो, इसका इंटीग्रल पार्ट प्लस में इसका फ्रैक्शनल पार्ट, जहां r1 की वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में। अंकुर मैडम भाई 15 में देख लो, 14 15 में से x
मतलब एक नंबर है उसको हम लिख सकते हैं उसका इंटीग्रल पार्ट प्लस में उसका फ्रैक्शनल पार्ट, जहां फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। सेम y को हम लिख सकते हैं y का इंटीग्रल पार्ट प्लस में क्या लिख सकते हैं उसका रिमाइंडर, जहां जो सॉरी रिमाइंडर नहीं फ्रैक्शनल पार्ट, और इसकी भी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है x प्लस में y। तो x प्लस वाई जब आप करोगे दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट x प्लस ग्रेटेस्ट y प्लस में r1 प्लस r2। अब आप r1 प्लस r2 देखो, r1 1 से छोटा है, r2 1 से छोटा है, दोनों नॉन नेगेटिव है, तो दोनों का सम भी क्या आएगा 2 से छोटा आएगा, स्ट्रिक्टली छोटा आएगा, 2 के बराबर नहीं आएगा। दोनों स्ट्रिक्टली 1 से छोटे हैं तो दोनों का सम जो है 2 से स्ट्रिक्टली लेस होगा, बट दोनों ही नॉन नेगेटिव होंगे, क्योंकि दो नॉन नेगेटिव नंबर को ऐड करोगे तो नॉन नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, अब कोई भी नंबर 0 से 2 के बीच में है, पहले तो कोई भी नंबर अगर हम 0 से 2 के बीच में ले रहे हैं तो उसकी बात करते हैं कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा। ठीक है, अब अगर ये नंबर देखो r1 1 से छोटा है, r2 1 से छोटा है, तो सम हो सकता है कि 1 से बड़ा आ जाए, लेकिन 2 से आपको छोटा मिलेगा। जैसे r1 हम ले लें सपोज 1/2, ठीक है, और जो r1 है 1/2 ले लिया, और जो r2 है सपोज ये ले लिया हमने 1/2 है, तो ये ले लो सपोज 1.11 समथिंग, क्योंकि ये भी नॉन नेगेटिव ही आएगा और 1 से छोटा आएगा। जब आप इसको ऐड करोगे ना, इसको ऐड करोगे वो 1 से क्या आएगा बड़ा। मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 5.7 ले लिया और एक आपने ले लिया 8.3, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट यानी r1 हो गया 0.7 और इस केस में फ्रैक्शनल पार्ट r2 हो गया 0.3। ठीक है, 0.3 की जगह 4 ही ले लो, 0.4। ठीक है, तो इस केस में जो सम है r1 प्लस r2 का वो 1.1 आ गया, यानी 1 से बड़ा आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि 1 से छोटे हो जाएं, जैसे कि 5.7 ले लिया और एक ले लिया 8.2, तो r1 आ गया है इस केस में कितना हो जाएगा 0.7 और r2 हो जाएगा कितना 0.9, तो r1 प्लस r2 इस केस में 1 से छोटा भी हो गया है। ऐसा भी हो सकता है इक्वल टू 1 भी आ जाए, मतलब दो चांस हो सकते हैं, या तो ये क्या हो जाए स्ट्रिक्टली लेस ही रह जाए 1 से, या फिर क्या हो जाए 1 से बड़ा हो या इक्वल हो लेकिन स्ट्रिक्टली लेस हो किससे 2 से। अब हमें पता है कि अगर नंबर 0 से 1 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही रहेगा, क्योंकि अगर नंबर 0 से 1 के बीच में है तो उससे लेस देन इंटीजर कौन से बनेंगे 0, -1, -2, -3, और उनमें सबसे बड़ा 0 हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल से फिर से समझते हैं, सपोज जैसे कि 0.5 है जो 0 और 1 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 0। तो अगर r1 प्लस r2 जो है 0 से 1 के बीच में है, 1 के बराबर भी ना हो, अगर 1 के बीच में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 0। लेकिन अगर 1 हो और 2 से स्ट्रिक्टली लेस हो या 1 और 2 के बीच में हो तो यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग आने का मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है बोथ साइड, मतलब अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दोबारा लिख लेते हैं, जो x प्लस वाई आया है वो आ गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस में r1 प्लस में r2, जहां r1 क्या है नॉन नेगेटिव है और स्ट्रिक्टली लेस है 1 से, r2 भी नॉन नेगेटिव है स्ट्रिक्टली लेस है किससे 1 से। तो यहाँ से ही कंक्लूजन आ गया कि r1 प्लस r2 भी नॉन नेगेटिव होगा और स्ट्रिक्टली लेस होगा किससे 2 से लेस होगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए था, यहाँ से आप देख सकते हो। तो अब हम x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो कितना बनेगा, तो बोथ साइड मतलब जो है x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो दो चांस हो सकते हैं, क्या चांस हो सकते हैं कि अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई निकालोगे, ये अगर r1 जो है 0 से लेकर के 1 के बीच में ही आ जाएगा तो ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ही रह गया, मतलब r1 प्लस r2 को नया नाम दे दो, सपोज r दे दिया, r1 प्लस r2 को नया नाम दे दिया r, तो ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ही रह गया, 0 से 1 के बीच में आएगा। तो अगर 0 से 1 के बीच में हो मतलब फ्रैक्शनल पार्ट है, जो चीज साथ में ऐड हो रही है वो उसका इंटीग्रल पार्ट होता है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा ग्रेटेस्ट x प्लस ग्रेटेस्ट y। सही है, लेकिन अगर ये 1 से बड़ा हो, ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा, 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1। ठीक है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग ये बनेगा R1 प्लस R2। तो 1 तो इंटीग्रल पार्ट में भेज दिया और जो नंबर बच गया वो 0 से 1 के बीच में बच गया। तो इस केस में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस में 1। फिर से हम एक बार एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इस केस में R1 प्लस R2 1.1 से बड़ा है, तो आप इनको ऐड करो, x प्लस वाई को कह रहा था कि ऐड करो, 7 4 11, 5 8 13 और 1 14, यानी 14.1 समथिंग बन गया। तो 14.1 समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया, 14 हो गया। यानी 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और 5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 8.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस में जो R1 प्लस R2 की वजह से एक एक्स्ट्रा इंटीजर मिला है 1, यानी दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.7 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8.4 प्लस में कितना हो गया है, इसकी वजह से 1 मिल गया और प्लस में जो नंबर बच गया वो फ्रैक्शन बच गया है 0 से 1 के बीच में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 8 13 और 1 14 हो गया। तो उस केस में हो गया ग्रेटेस्ट x, ग्रेटेस्ट y प्लस में 1। लेकिन अगर R1 प्लस R2 1 से ही छोटा रह जाए, जैसे कि इसको आप ऐड करोगे तो 13.9 आ गया, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया, 13 ही आ गया। ठीक है, 13.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 13 ही आ गया। ठीक है, तो ये दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.7 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8.2, क्योंकि R1 प्लस R2 1 से बड़ा नहीं है, यानी उसकी वजह से आपको कोई भी इंटीजर नहीं मिल रहा है। तो इंटीजर जो एक्स वाई की वजह से मिल रहे थे वही चीज आपकी रह जाएगी, यानी दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट एक्स प्लस में ग्रेटेस्ट वाई। तो ये आ गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई अगर R1 प्लस R2 जो है 1 से छोटे हैं। ठीक है, और दीज आर नेगेटिव, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस 1 आ जाएगा। कब, अगर ये क्या हो, 1 से बड़ा हो बट 2 से क्या हो, स्ट्रिक्टली लेस हो गया। तो इसका आंसर या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y आएगा, या फिर इसका आंसर ग्रेटेस्ट x प्लस ग्रेटेस्ट y प्लस 1 आएगा। यानी दोनों ही कंडीशन में जो x प्लस y का ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो दिस इज लेस देन आएगा, या फिर इक्वल आ सकता है किससे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस में 1 से। क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y जो है ये भी लेस देन इक्वल होगा किससे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस में 1 से। तो अगर इसका आंसर ये है तब भी ये इससे लेस है, और अगर ये है तो उस केस में ये इक्वल आ जाएगा। यानी दोनों ही केस में x प्लस वाई दिस इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट x प्लस में ग्रेटेस्ट y प्लस में 1। अगेन इसका जो ग्रेटेस्ट x प्लस में y आंसर आ सकता है, ग्रेटेस्ट x प्लस ग्रेटेस्ट y आंसर आ सकता है। अगर इसका आंसर ये आया तो उस केस में तो हो जाएगा इक्वल, मतलब इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर इसका आंसर ये आ गया तो उस केस में ये इससे क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इसका आंसर इससे इक्वल भी आ सकता है या फिर इससे बड़ा भी आ सकता है। तो ये था रिजल्ट। अब नेक्स्ट रिजल्ट हमें प्रूव क्या करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x दिस इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, 0 आएगा अगर x क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, -1 आएगा कब, अगर x इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, अगर x इंटीजर नहीं होगा। पहला केस, मान लो x जो है वो एक इंटीजर है। अगर x इंटीजर है तो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की ही बराबर आएगा। x इंटीजर है तो -x भी इंटीजर आएगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x उसी के बराबर आ जाएगा, यानी -x के बराबर आ जाएगा। तो सम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x दिस इज इक्वल टू x माइनस x, यानी आंसर कितना आ गया, 0। उस केस में तो रिजल्ट प्रूव हो गया। अब हमने सेकंड केस मान लिया जो x है, मतलब सेकंड केस मान लिया x जो है सपोज वो इंटीजर नहीं है। ठीक है, यानी x क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, नॉन जीरो। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं इसका इंटीग्रल पार्ट प्लस में इसका फ्रैक्शनल पार्ट। अब खास बात क्या है कि r की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 0 से बड़ी होगी, क्योंकि अगर r 0 हो जाएगा तो ये इंटीजर बन जाएगा, और इंटीजर का केस हम कर चुके हैं। तो r की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 से क्या होगी, छोटी। अब हमें दिख रहा है कि x है तो क्या लेना है, बोथ साइड नेगेटिव कर देना है, यानी -x करना है। तो -x दिस इज इक्वल टू माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x, माइनस में कितना हो जाएगा r।
फिर हमें बोथ साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स का मतलब हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स माइनस में आर। अब आप एक चीज सोचो, अगर r 0 से 1 के बीच में है तो माइनस r जो है -1 से 0 के बीच में आ जाएगा। माइनस r अगर -1 से 0 के बीच में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बनेगा, -1 बनेगा। यानी आंसर आ जाएगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस में 1, दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। इसको आप इधर ले आओ, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दिस इज इक्वल टू -1। यही हमें प्रूव करना था। इस स्टेप को आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो, जैसे कि हमने किया जो x है, x कोई भी आप नंबर ले लो, सपोज 5.4 ले लिया, ठीक है। तो 5.4 दिस इज 5 प्लस में 0.4 हो गया। कह रहे कि बोथ साइड आप क्या कर दो, नेगेटिव कर दो, यानी -5.4 दिस इज इक्वल टू -5 माइनस में 0.4 आ जाएगा। तो कहते हैं कि इसका बोथ साइड आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, -5.4 दिस इज इक्वल टू -5 माइनस में 0.4। तो -5 माइनस 0.4 यानी -5 पॉइंट समथिंग, -5 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर -6, -6 मतलब -5 माइनस में 1 हो गया। तो ये था जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है और उसके नेगेटिव का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जो सम है वो 0 आ जाएगा अगर x इंटीजर है, सम जो है -1 आ जाएगा अगर x इंटीजर नहीं है। अब नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है, फॉर एनी पॉजिटिव रियल x एंड y, फॉर एनी पॉजिटिव रियल x एंड y, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस y, this is less than equal to greatest integer of x minus greatest integer of y, this is less than equal to greatest integer of x minus y प्लस में 1। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अगेन x कोई भी रियल नंबर है तो x को हम लिख सकते हैं x, उसका इंटीग्रल पार्ट प्लस में उसका फ्रैक्शनल पार्ट, जहां r1 की वैल्यू नॉन नेगेटिव होगी और 1 से स्ट्रिक्टली क्या होगी, लेस। सेम y को आप क्या लिख सकते हो, उसका इंटीग्रल पार्ट प्लस में इसका फ्रैक्शनल पार्ट, जहां r2 की वैल्यू भी नॉन नेगेटिव होगी और 1 से स्ट्रिक्टली क्या होगी, लेस। फिर हमें क्या चाहिए, x माइनस वाई चाहिए, यानी x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट x माइनस ग्रेटेस्ट y प्लस क्या हो गया है, r1 माइनस r2 हो गया है, ठीक है। अब देखो r1 नॉन नेगेटिव 1 से छोटा है, r2 भी नॉन नेगेटिव है 1 से छोटा है, तो जो r1 माइनस r2 है इसकी जो है वैल्यू -1 से तो स्ट्रिक्टली बड़ी होगी और 1 से स्ट्रिक्टली क्या होगी, लेस। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं जो r1 माइनस r2 है, जैसे कि r1 सपोज ये ले लिया 0.3, ठीक है, r2 हमने ले लिया 0.5, तो r1 माइनस r2 इस केस में क्या आ गया, माइनस का 0.2 आ गया, तो मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन -1 से छोटा नहीं हो सकता, ना ही -1 के बराबर होगा। -1 के आपको राइट में मिलेगा और 1 के आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट में। तो फिर से दो केस, अगर r1 माइनस r2 -1 और 0 के बीच में ही है, अगर ये बीच में है, 0 के इक्वल भी ना हो, तो उस केस में r1 माइनस r2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कितना आने वाला है, -1। और अगर इसकी वैल्यू 0 या फिर 1 के बीच में, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ही रह जाएगा, उस केस में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसका इंटीग्रल पार्ट ऑब्वियस है कि वो कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वाई की, तो इसका मतलब ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर y, -1 आएगा कब, अगर -1 से r1 माइनस r2 बड़ा है और 0 से छोटा है, क्योंकि एक इंटीजर इसकी वजह से भी आ जाएगा, ठीक है। ये -1 आंसर आने वाला है,
ठीक है। और अगर ये जो है दिस इज 0 लेस देन इक्वल टू R1 माइनस R2 स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, तो उस केस में तो ये फ्रैक्शनल ही रह जाएगा, तो उस केस में जो भी साथ में बचा वो उसका इंटीग्रल पार्ट दैट इज दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y आ जाएगा। ठीक है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखो ये जो नंबर है इस नंबर से क्या हो रहा है छोटा, तो इसकी वैल्यू या तो ये आ जाएगी, मतलब या तो ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, मतलब या ये चीज इसके इक्वल होगी या ये चीज इसके इक्वल होगी। अगर ये इसके इक्वल आ रहा है तो ये इससे लेस हो जाएगा, अगर ये चीज इसके इक्वल आ रही है तो ये इक्वल हो जाएगा। मतलब दोनों कंडीशन को मिलाकर कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है दिस इज लेस देन इक्वल किससे आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y आ जाएगा। ठीक है, तो एक साइड प्रूव हो गई, हमें प्रूव करना था कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वाई है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वाई दिस इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y। अब क्या रह गया, अब हमें प्रूव करना है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y है ये लेस देन इक्वल टू आना चाहिए किससे, x माइनस वाई के ग्रेटेस्ट इंटीजर से प्लस में 1 से। अब हमारी ये चीज हो रह गई है, तो अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिस इज इक्वल टू, इसमें y सब्ट्रैक्ट कर दिया और y क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फिर हमने अभी एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर x प्लस वाई हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर दिस इज लेस देन इक्वल टू किससे होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दैट इज x माइनस वाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस में 1। ये अभी अभी पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो यानी इसका मतलब इसको इधर ले आओ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y दिस इज लेस देन इक्वल टू किससे आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वाई प्लस 1। यही हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट रिजल्ट है जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट रिजल्ट क्या कह रहे हैं कि अगर x कोई भी रियल नंबर है, इफ x इज एनी रियल नंबर, if x is any real number then greatest integer of x by में n, फिर से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x by में n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, ये दिया हुआ है। आपको क्या प्रूव करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय में जो n है उसका इंटीग्रल पार्ट दिस इज नथिंग बट, कहता है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाय n उसका इंटीग्रल पार्ट दिस इज सेम एज दैट ऑफ x बाय n का इंटीग्रल पार्ट, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले x कोई भी रियल नंबर है, अगेन आप इसको लिखोगे x इज इक्वल टू इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट प्लस में जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है, r की वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में। ठीक है, सॉरी 0 से 1 के बीच में। अब हमें पता है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, n भी क्या है, एक इंटीजर है, और इंटीजर है तो उस केस में हम क्या लगा सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, आपको एक क्वोशिएंट मिलेगा जो कि एक इंटीजर होगा, एक रिमाइंडर मिलेगा वो भी एक इंटीजर होगा, यानी जब आप इसको n से डिवाइड करोगे दिस इज इक्वल टू n क्यू प्लस में r, जहां r नो नेगेटिव होगा और जिससे डिवाइड करो दैट इज n से डिवाइड करें तो n से क्या होगा, स्ट्रिक्टली लेस होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय में n निकाल लो सबसे पहले। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय में n, तो दिस इज इक्वल टू n, मतलब ये हो जाएगा q प्लस में r बाय में n। सही है, कहते हैं कि इसका आपको इंटीग्रल पार्ट लेना है, तो इसका आपको इंटीग्रल पार्ट लेना है, इसका इंटीग्रल पार्ट ले लिया हमने। ठीक है, अब देखो r n से स्ट्रिक्टली लेस है तो डिवाइड कर दो, यानी r बाय n स्ट्रिक्टली लेस होगा किससे, 1 से, और 0 से बड़ा होगा। अगर एक नंबर 0 से बड़ा हो 1 से स्ट्रिक्टली लेस हो तो क्यू में वो नंबर आप ऐड करोगे तो क्यू पॉइंट समथिंग नंबर आएगा। ठीक है, मतलब क्यू पॉइंट समथिंग आएगा तो उसका इंटीजर ऑब्वियस है कि क्या बनेगा, क्यू ही बनेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा क्यू। ठीक है, मतलब अगर ये 1 से ज्यादा होता तो ये क्यू प्लस में 1 प्लस में पॉइंट समथिंग होता, तो उस केस में ये क्यू प्लस 1 बन जाता, लेकिन ये 1 से छोटा है तो यानी क्यू प्लस में पॉइंट समथिंग आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है,
और क्यू प्लस में 0 पॉइंट समथिंग का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो क्यू ही आएगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है वो क्वोशिएंट के बराबर आ रही है, क्यू आ रही है। अब हमें प्रूव करने है जो राइट हैंड साइड है वो भी क्यू के बराबर आनी चाहिए। तो अब हम राइट हैंड साइड के साथ डील करते हैं। तो राइट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाय में एन हो गया है, और एक्स की वैल्यू आप चेक करो, एक्स की वैल्यू हमने मानी हुई है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस में आर, ठीक है, और प्लस में कितना, बाय में कितना हो गया एन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, एन क्यू प्लस में आर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एन क्यू प्लस में आर, बाय में क्या हो गया एन क्यू प्लस आर, तो ये था, और प्लस आर और है, बाय में क्या हो गया है एन, ठीक है, प्लस आर था, आर यहाँ आर की जगह कुछ और, ये आर नहीं लेना है, ये आर यूज कर चुके तो ये R1 मान लो, ये R1 हो गया, R1 यहाँ पर आ गया, ये R1 हो गया, तो यानी ये हो गया R प्लस में R1, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्यू प्लस में R1 प्लस R बाय में N, कितना बन जाएगा। अब देखो R जो है R1 से क्या है स्ट्रिक्टली लेस, और R1 जो है स्ट्रिक्टली लेस है किससे, N से, ठीक है, यानी R1 जो है इसे लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू किससे हो जाएगा n-1 से, स्ट्रिक्टली लेस n है तो इसका मतलब लेस देन इक्वल टू n-1 आएगा। तो R प्लस R1 दिस इज स्ट्रिक्टली लेस, दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे स्ट्रिक्टली लेस आएगा, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस n-1 प्लस 1, यानी दिस इज इक्वल टू किसके आ गए n के। तो R प्लस R1 स्ट्रिक्टली लेस होगा किससे, n से, तो R प्लस R1 बाय में n जो है स्ट्रिक्टली लेस होगा 1 से। अगेन ये नॉन नेगेटिव होगा, यानी क्यू में अगेन 0 पॉइंट समथिंग ऐड हो रहा है, क्यू में 0 पॉइंट समथिंग ऐड होने का मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, क्यू ही आ जाएगा। तो ये कुछ रिजल्ट जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड थे। कल के लेक्चर में हम डी पॉलीगन्स फॉर्मूला देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स देखेंगे। हम देखेंगे डी पॉलीगन्स फॉर्मूला जो कि इम्पोर्टेंट है, जब भी आप फैक्टोरियल लेते हो एक नेचुरल नंबर का, उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम निकालनी है तो किस तरीके से आप निकाल पाओगे। सो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।